सो वी आर बैक। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स को। जैसा हमारा लास्ट टाइम भी हुआ था, आर्म्स हमारे इंडिविजुअल रहने वाले हैं 3 एक्सरसाइजेस। तो 3 एक्सरसाइजेस के अंदर हम लोग सबसे पहले करेंगे ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स की टोटल मिलाकर 6 सेट्स, जिसमें रहेंगी 2 एक्सरसाइजेस। फिर होगा हमारा बाइसेप्स। बाइसेप्स में भी 2 एक्सरसाइजेज और 6 सेट्स। और फिर हम लोग फोकस करेंगे अपने फोर आर्म्स पे, क्योंकि जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग में आना स्टार्ट किया है, सिंस थोड़ा बहुत टाइम तो हो ही गया 2015 से, तब से मैंने फोर आर्म्स पे फोकस कम दिया था। इसीलिए मैं पिछले 1.5 से 2 महीने से मैं फोर आर्म्स की ट्रेनिंग भी ऐड कर रखा हूँ अपने आर्म्स के साथ। तो फोर आर्म्स में भी हम लोग 6 सेट करने वाले हैं। एक करेंगे एक्सटेंशन का और एक फ्लेक्शन का। तो टोटल मिलाकर 6 या 18 सेट्स रहेंगे आज। अब चूँकि ये सारी एक्सरसाइजेस आइसोलेटेड हैं, इसीलिए हम लोगों को वेट टाइम 5 मिनट रखने की बजाय 2.5 से 3 मिनट रखने पे बेनिफिट मिल जाएगा अच्छा खासा। ट्राई करेंगे हम लोग अपनी फॉर्म को और जो हमारा वेट को उठाने का रेशियो है उसको सही रखें और उसी पे प्रोग्रेशन रखें। सुबह हो रही है अभी, तो इसीलिए और आज आर्म्स भी है, इसलिए मैं प्री वर्कआउट यूज़ करने के बजाय मैं नॉर्मल कॉफ़ी यूज़ करूँगा। कॉफ़ी मुझे पसंद है सुबह सुबह पीना। तो 2 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी विद वाटर, सिंपल। एंड दिस इज़ प्री वर्कआउट एनफ फॉर अस। नाउ आज का वेट जो था हमारा, हमने न्यू होराइजन टच किया है, दैट इज़ 76.7 kgs। अब मुझे लगता है कि ये वेट हमारा स्टेबल रहने वाला है। इसके रीज़न है पीछे दो। पहला रीज़न है हम लोग डेली कार्ब्स का जो इनटेक है उसको एक कांस्टेंट रखे हुए हैं। उसकी वजह से हमारा जो डेली कैलोरी इनटेक है वो बराबर है। सेकंड चीज़ है, हम लोग प्रोटीन पे भी उतना ही फोकस बना के रखे हैं जितना हम लोग कट के टाइम बना रखे थे। इसकी वजह से हमारे जो मसल मास है वो भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। एक चीज़ किसी ने पूछा था कि हम लोगों को प्रोटीन कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता कि किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर किसको कौन से ब्रांड का प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। आपका जो फिजिशियन है या फिर आपका जो डॉक्टर वगैरह हैं, कोई पर्सनल डॉक्टर हो, आप किसी डॉक्टर को जानते हो, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आपको कितने प्रोटीन और कितने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। बट बट जो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड के अंदर, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि रफली इंसान को, अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अगर वो हैवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो रफली इंसान को अपने पर किलोग्राम वेट से 2 गुना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ ने प्रूव भी करी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा करंट वेट है 76 kgs, तो 76 का हम लोग डबल करेंगे तो दैट इज़ 152 kgs। तो 152 ग्राम मिनिमम मुझे हर रोज़ इनटेक करना पड़ेगा प्रोटीन, ताकि मेरे जो रिकवरी है, मसल की जो रिकवरी है, उसमें हेल्प मिल सके। अब इसमें एक इशू आता है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग अगर ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करेंगे तो क्या उससे हमारा किडनी का डैमेज रहेगा, क्या उससे हम लोग का जो प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब होएगा कि नहीं होएगा, क्या हम लोगों को एब्जॉर्बशन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की गई है इनके ऊपर। और एक शायद 2013 में एक मेटा एनालिसिस आई थी, जिसको मैंने पर्सनली पढ़ा भी था। उसके अंदर पहले से बताई गई थी कि हम लोगों को
जो प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं वो सारा का सारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। सेकेंड चीज़, किडनी पे प्रोटीन का डैमेज तब होगा जब हम लोग हाई डोज ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, हम लोग एक सस्टेन टाइम पीरियड तक लेते रहें। और थर्ड चीज़ कि जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो तो हो ही रहा है। एंड थर्ड चीज़ क्या थी, खैर, तो एक बात थी ये प्रोटीन की। और सेकंड चीज़, किसी ने मुझसे पूछा था कि हम लोग को क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्रिएटिन ले भी रहे हैं तो कौन से ब्रांड का लें। तो क्रिएटिन मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, पिछले शायद 3 साल से मैं क्रिएटिन 5 ग्राम ले रहा हूँ पर डे। और मसल रिकवरी में काफ़ी वो हेल्प कर रहा है, और एज सच कोई इशू मुझे एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है। कौन से ब्रांड का लेना चाहिए ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से हाल ही में 2-3 लोगों ने पूछा भी है कि हम लोगों को कौन से ब्रांड का प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर हम लोग अ, एक क्या मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड फॉलो करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मसल ग्रोथ ज़्यादा है। जिम में भी मुझे काफ़ी लोगों ने यही चीज़ पूछी है, सेम चीज़, कि आप कौन सा प्रोटीन खाते हैं, क्या आप कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे भी हैं। तो उस चीज़ को लेके तो मैं हंस देता हूँ। खैर, तो प्रोटीन को लेकर मेरे मन में भी काफ़ी डाउट्स रहते हैं। इसीलिए कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैनल है, इसका नाम है ट्रस्टिफाइड। तो उस चैनल का जो ओनर है अर्पित, उन अर्पित सर को मैं बहुत सालों से, शायद 2018 से उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो 6 साल करीबन हो गए हैं। वो एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हैं जो अ, हर रोज़, ऑलमोस्ट हर रोज़ नए नए ब्रांड्स के टेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो अ, यूरोप में तो काफ़ी अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स हैं, बट जहाँ तक इंडिया की बात है, तो जो पैकेट के पीछे हम लोग एक टेबल बनी होती है जिसको आप पढ़ते बताते हो कि भाई इसके अंदर कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, फिर कितना फैट्स है, कितना सैचुरेटेड, कितना अनसैचुरेटेड फैट्स, कितना सोडियम वगैरह, कितना मैग्नीशियम। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने इस पैकेट के पीछे पढ़ लिया, अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोगों को लगता है चलो इसके अंदर यही कंटेंट रहेंगे। लेकिन जब अ, उस अर्पित भाई ने, जो ट्रस्टिफाइड का जो चैनल है, उसने जब एक एक करके प्रोटीन्स का या फिर क्रिएटिन का या फिर क्या बोलते हैं BCAA का, ओमेगा 3 का, या फिर मल्टीवाइटामिन की जब टेस्टिंग, या शिलाजीत का भी जब टेस्टिंग करी, तो उस इंडिविजुअल टेस्ट में इतने सारे फेलियर्स दिखाई दिए कि ब्रांड क्लेम करते हैं कि हमारे 35 ग्राम स्कूप के अंदर आपको 30 ग्राम, 33 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और मिलता है 8 ग्राम, 12 ग्राम प्रोटीन। तो उस चीज़ को लेकर मैं भी काफ़ी शॉक्ड था कि जैसा यूरोप जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे खासे लॉ हैं कि अगर आप अ, कुछ चीज़ डाल रहे हो किसी भी पैकेट के अंदर, और उस चीज़ को पीछे सही नहीं दिखा रहे हो, तो आपके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना हो सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, आपने कुछ भी लिख दिया और आपके कस्टमर बेस बन जाएगा, क्योंकि आपने पैकेट के पीछे लिख दिया कि आप 35 ग्राम में 33 ग्राम दे रहे हैं प्रोटीन। ये इतना बड़ा जो फ्रॉड है, ये पता नहीं इंडियन कस्टमर्स कब समझेंगे इस चीज़ को, कि आपका जो पैकेट के पीछे चीज़ें लिखी होती हैं वो सच नहीं होती है मोस्टली। हालांकि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि बहुत बड़े कॉपरेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि अमूल हो गया या फिर बीकानेर हो गया, इनके जो पैकेट के पीछे अगर वो पैकेट के पीछे टेबल में कुछ भी गलत लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग टेस्टिंग कर लेते हैं उसकी ऑलरेडी। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत रिस्की हो जाती है। बट जो मल्टीनेशनल, जो बाहर के ब्रांड होते हैं जिनको इंपोर्ट कराया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स के इतने हज़ारों ब्रांड हैं, उनको कोई कुछ नहीं पूछ रहा, वो कुछ भी लिख देते हैं, और आपको लगता है कि आप इसमें प्रोटीन इतना मिल रहा है तो हम लोगों को रिजल्ट आएगा। इसमें एक हिडन बात ये भी होती है कि जो आपका जिम ट्रेनर होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे जिम ट्रेनर बेकार होते हैं, बहुत लोग अच्छे खासे सर्टिफाइड होते हैं, बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं,
बहुत लोगों के पास बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, वो बता सकते हैं, वो पढ़ के बता सकते हैं, उन्होंने इंडिविजुअल टेस्टिंग्स कराई होती हैं। बट इसमें एक बात ये रहती है कि जो भी प्रोटीन आपका जिम ट्रेनर रिकमेंड कर रहा है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसको भी काफ़ी हद तक एक परसेंटेज मिलता है उस ट्रांजैक्शन के बीच में, फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर। वो बिचौले की तरह काम करता है, और वो कोई भी प्रोटीन आपको रिकमेंड कर देगा और लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करेगा। आपको चाहे रिजल्ट्स मिले चाहे ना मिले, और जब रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको बोलता है कि आप स्टेरॉइड्स ले लो, आप रिजल्ट ले आओ। तो इसमें जिम ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको वो कोई भी प्रोटीन रिकमेंड कर देता है और आपको मजबूरन वो लेना पड़ता है एज अ बिगिनर। बट आप जैसे जैसे इंटरमीडिएट होते हो या फिर थोड़ा हाई एडवांस लेवल पे लिफ्टिंग कर रहे होते हो सालों से, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप रिसर्च कर चुके हो, रिसर्च देख चुके हो, यूट्यूब वीडियो देख चुके हो, वेरीफाई कर चुके हैं इन सब चीज़ों को, तो आपको पता लग जाता है भाई ये ट्रेनर सही नहीं है। हम इंडिविजुअली अपने ग्रोथ को फॉलो करते रहेंगे। अब मैं इसमें ये नोट करने वाली चीज़ कह देता हूँ कि सारे ट्रेनर ख़राब नहीं होते, बहुत सारे ट्रेनर अच्छी जगह से सर्टिफाइड होते हैं और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो बस आज का ये मेरा टॉपिक था। और क्योंकि ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, या फिर एज अ बॉडी बिल्डिंग एक्सपर्ट जो कि मैं नहीं हूँ, या फिर कोई जिम ट्रेनर भी नहीं हूँ मैं, अपने पिछले 9 या 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ, अपने लिए कह सकता हूँ। बाकी इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं ट्रेनर्स पे भरोसा नहीं रखता इन सब चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ अ, उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों पे फॉलो करता हूँ जो कि मुझे रियली में टेस्ट रिज़ल्ट्स दिखाते हैं। हालांकि टेस्ट रिज़ल्ट्स भी फेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टेस्ट रिज़ल्ट्स भी एक इंडिविजुअल लैब से लिए गए हों और एनोनिमसली लिए गए हों, तो इसमें फूल प्रूफिंग के मेथड एक के ऊपर एक चलते जाते हैं। तो एज अ एडवांस लिफ्टर कह सकते हैं, तो एज अ एडवांस लिफ्टर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जिम ट्रेनर के जो प्रोटीन रिकमेंडेशन है, अगर उसने कोई प्रोटीन आपको रिकमेंड किया है, तो आप उस प्रोटीन का नाम लिख कर यूट्यूब पे सर्च करिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि मसल ब्लेज का प्रोटीन ले लीजिए, उन्होंने बोला, तो आप मसल ब्लेज लिखिए यूट्यूब के सर्च बार पे, और उसके स्पेस देकर उसमें लिखिए ट्रस्टिफाइड, TRUSTIFIED, ट्रस्टिफाइड, ये लिख दीजिए। तो मसल ब्लेज से उन्होंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं और टेस्ट के रिजल्ट्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और ज़्यादा ही 5 मिनट के वीडियो होते हैं, और आप 5 मिनट देकर अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मैं उनके चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, बस ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी है। और उन्होंने एक स्पेसिफिक ब्रांड बताया था जिसको मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और उन्हीं की चीज़ें मैं मंगा रहा हूँ, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे क्रिएटिन हो, और रिजल्ट्स मुझे विजुअली दिखते हैं अपने अंदर। मैं वो प्रोटीन ब्रांड का नाम नहीं बताने वाला, ना ही मैं क्रिएटिन ब्रांड का नाम बताने वाला हूँ, बट विजुअली और फीलिंग में भी वो काफ़ी अच्छा प्रोटीन और क्रिएटिन है, उसमें रिजल्ट्स मुझे अच्छे खासे दिख रहे हैं। तो ये टॉपिक रहने वाला था, और बस यही था आज मेरे मन में। और सुबह के हम लोग अभी बज रहे होंगे शायद 4:45, हम लोग 5 बजे करीबन निकलेंगे जिम के लिए और स्टार्ट करेंगे विद ट्राइसेप्स डायरेक्टली। चलो बाय। ऑलराइट, बैक एट द जिम।
Let's go 20 kg and try to do proper reps. Hi. Oh. Well rested. So the question is कि हम लोग 25 kg पे जाएं या फिर 20 kg के पंप से संतुष्ट रहें। तो मुझे लगता है कि 25 kg हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे 6 से 7 रेप लगे तो ये वेट सही रहेगा, और अगर नहीं लगे तो कम कर लें। सो लेट्स गो। Sorry. 20. Again. Oh. दूसरे हाथ से भी 15 किलो नहीं 25
Okay, properly rested. Left hand 15 किलो. Overhead single and extension. Hui! अब करेंगे 20 केजी से. पहले लेफ्ट हैंड पे 3 मिनट का रेस्ट पूरा हो गया. 3 मिनट पर हैंड. Just kg, well rested. Let's go. Go.
drop set to failure. एक चीज़ है जो बहुत लोग रेस्ट टाइम के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग कितना रेस्ट टाइम ले पर बॉडी पार्ट, या फिर कितने सेट के बाद हम लोग रेस्ट टाइम लें। तो मेरा एक रूल रहता है कि अगर हम लोग आइसोलेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपनी घड़ी में देखें और 2 या फिर 3 मिनट मैक्सिमम फॉर ईच पार्ट ऑफ बॉडी। तो अगर मान लो कि हम लोग बाइसेप्स कर रहे हैं या फिर मान लो कि मैंने ट्राइसेप्स कर लिया है, तो ट्राइसेप्स के 2 सेट के बाद मैं 2 मिनट का वेट लेता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर राइट पे जाते हैं तो 1 मिनट हम लोग राइट को दे चुके हैं ऑलरेडी, प्लस उसमें 2 मिनट ऐड करेंगे तो वो टोटल 3 मिनट का गैप बन जाएगा। सेम चीज़ हम लोग बाइसेप्स में करने वाले हैं। जब अगर हम लोग सिंगल हैंड पिक्चर कर्ल्स कर रहे हैं और हमने लेफ्ट के बाद राइट किया है तो राइट का भी 1 मिनट काउंट होता है when we are giving 2 minutes extra wait time for the next set। तो टोटल मिलाकर 3 मिनट का एनफ होता है किसी भी आइसोलेटेड मसल को रिकवर होने के लिए। और हम लोगों को इतना टाइम क्यों देना है? क्योंकि अगर हम लोग जिम में अपना बेस्ट नहीं देंगे और अगर हम लोग खाना प्रॉपर कर रहे हैं तो हम लोग ओनली 80% अचीव कर पा रहे हैं हमारे टोटल गोल से। तो मान लो हम लोगों ने हर 1 मिनट का गैप दिया और हमारी मसल रिकवर नहीं हो पाई, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 90% ही अपना देख पाएंगे। अगर हम लोग 100% दे पाते तो उसका, तो एक ही चीज़ रहती है। फिर अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे।
Okay, moving on to tricep curls. 15 किलो सिंगल हैंड पे फोकस. करेंगे 20 किलो से 25 किलो सिंगल हैंड.
Alright. Just this. What is the? Oh, what is this? 16.5. Okay. This one is 16 even. Smaller. 1/8 more. It's progress. It's definitely progress. Now, for the finale. सो वी आर बैक एट होम नाउ। मैं ये सोच रहा था कि आज हम लोगों ने जो बाइसेप्स करा है और ट्राइसेप्स के और फोर आर्म्स करे हैं। फोर आर्म्स की मैं वीडियो ऑफ कोर्स नहीं बना पाया, बट मुझे लगता है कि हम लोगों ने पिछली बार से इस बार ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइज करी है। इसके पीछे है रीज़न कि हम लोग ट्राइसेप्स के समय एक ऐसे एंगल पे खड़े थे कि हमारा जो हाथ था वो पूरा हमारे लॉन्ग हेड को स्ट्रेच कर रहा था। और बाइसेप्स करते समय भी मुझे लगता है कि इवन आफ्टर नॉट गोइंग टू द ईगो लिफ्टिंग, मतलब लास्ट टाइम मैंने 25 किलो से किया था, इस टाइम मैंने 25 किलो से नहीं किया। इस बार मैंने 20 किलो से ही अपने तीनों सेट लगाए हैं, साथ में ड्रॉप सेट लिया 15 किलो का। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरे बाइसेप्स में वार्म अप और एक्टिवेशन दोनों चीज़ एक साथ हो गई थी। और सेकंड चीज़, बाइसेप्स में एक और चीज़ हुई कि मैंने आज प्रीचर कर्ल्स सिंगल हैंड से किए हैं। तो जब भी मैंने पास में प्रीचर कर्ल सिंगल हैंड से किए हैं, मुझे बाइसेप में पंप अच्छा आया है। तो इसकी वजह से मेरा फोकस एक हाथ पे एक समय पे एक बार था, और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरा ग्रोथ का जो चार्ट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा अब। और मैंने ये सब करने के बाद आज पहली बार इतने दिनों बाद इतने दिनों बाद मैंने ये सब करने के बाद वॉक करी ऑन ट्रेडमिल एट 20 डिग्री एलिवेशन। इज इट डिग्री? नो, दैट इज़ 20 लेवल्स ऑफ एलिवेशन, और 20 मिनट वॉक करी। उसमें करीबन 210 या 220 कैलोरीज दिखा रहा था वो। तो उसमें मैंने 20 मिनट वॉक करी, और ओवरऑल मेरे जिम जाने आने और 20 मिनट वॉक करने में मेरे अराउंड 5000 स्टेप्स हो गए हैं। मैं एम कर रहा हूँ आज के लिए कि एटलीस्ट 12 या फिर 13,000 स्टेप्स हो जाए। अब लोग सोचेंगे कि हम लोग कार्ब अप करते समय, यानी कि जब हम लोग बल्क कर रहे होते हैं, बल्क करते समय कार्डियो कितना इम्पोर्टेंट होता है। खैर, इसको कार्डियो को हम लोग विद बल्क और कट नहीं देख सकते, मतलब हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है कि
कार्डियो करने से हमारी बॉडी लीन होती है और बल्क करना हो तो वो उसके इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स मतलब लोग समझते हैं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है कार्डियो वर्सेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कार्डियो वर्सेस बल्क, बट ऐसा नहीं होता। जो कार्डियो होता है वो हमारे हार्ट को अच्छा खासा पंप करता है, उसकी वजह से इन द लॉन्ग टर्म हमारी जो दिल है, क्योंकि दिल तो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल होती है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म में जो दिल है ये हेल्दी रहता है। इसके अलावा जब हम लोग जब कार्डियो भी करते हैं तो हमें पसीना भी ज़्यादा आता है, इसकी वजह से हमारे जो बॉडी के एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और मैंने एक बात ये भी नोटिस करी है कि अगर हम सुबह सुबह अच्छा खासा पसीना निकाल ले बॉडी में से, तो हमारा जो पूरा दिन है वो रिफ्रेश्ड जाता है। जबकि अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो अगर आप सुबह सुबह थकान वाला काम करोगे तो आपका दिन तो दिन भर आपका सुस्ती में बीतना चाहिए, मगर ह्यूमन बॉडीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर हम सुबह सुबह पसीने वाला काम कर रहे हैं, मतलब नॉट दैट काम, द वर्कआउट थिंग्स, जब हम लोग अच्छा खासा सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं जिसमें हमें पसीना आता है सुबह सुबह, तो ऐसे वर्कआउट में हमारा दिन लॉजिक के उल्टा जाता है और हमारा दिन जाता है अप, एकदम अप। खैर, मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। आज मैं ट्राई करता हूँ कि अपने प्रोटीन के गोल को अचीव कर लूँ। एटलीस्ट 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैं आज अचीव कर लूँ। इसके लिए मैं 50 ग्राम पी प्रोटीन आइसोलेट मॉर्निंग के टाइम में लूँगा विद मिल्क, एंड दोपहर में मैं अराउंड 70 से 80 ग्राम सोया बड़ी कंज्यूम करूँगा, और फिर शाम को मैं वे आइसोलेट भी कंज्यूम करूँगा। तो देखते हैं उससे हमारा 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो जाना चाहिए पूरा। तो दिन में मेरे कुछ गोल्स रहते हैं। एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है पढ़ाई का, उसको करने के बाद मेरा सेकंड गोल रहता है कि मैं अपनी जिम की एक्सरसाइज आज पूरी कर लूँ, और तीसरा मेरा गोल रहता है कि मेरे प्रोटीन इनटेक पूरा हो जाए। अब अगर आप बल्क कर रहे हो जैसे कि मैं बल्क कर रहा हूँ, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स पे भी फोकस देना चाहिए, मगर जो मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुझे लगता है कि आजकल नवरात्रों के टाइम, खैर नवरात्र नहीं बोल सकते, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मैं कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं उस दिन एक यूट्यूबर का नाम ले रहा था, सैम सुलेक था, मैं नाम भूल गया था उसका। तो सैम सुलेक की मैंने जब डाइट देखी रिसेंटली, तो वो लेता है 5500 कैलोरीज, इतनी खतरनाक। और मेरी करंटली जो डाइट है वो, अगर मैं 3000 कैलोरीज भी खा लूँ तो मेरा पेट फटने को जाता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे फूड्स खाऊं, ऐसे फूड्स कंज्यूम करूं जो हेल्दी भी हों, जो हमारे कार्ब्स को पूरा भी कर दे, और जो हमें ऐसा भी ना फील कराए कि हम लोग फुल हो गए पूरे दिन के लिए। तो ऐसे फूड्स में जब मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर, तो आते हैं फल फ्रूट्स, पहली बात, यानी कि बनाना एंड दैट इज़ एप्पल। फिर आता है हमारे सीरियल्स में ओट्स और दालें आती हैं। और तीसरा जो होता है हमारा वो, सॉरी दाल नहीं, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स एंड रागी वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो खैर घर पे है नहीं अभी, तो मैं केले, एप्पल और ओट्स से ही अपना आज की डाइट पूरी करूँगा। मेरे को लगता है इन सब चीज़ों से, 5 केले खाऊंगा मैं, तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि आज के जो कार्ब्स हैं वो मेरे हो जाने चाहिए, आज के कार्ब्स। इसके अलावा मैंने कुछ सब्जियां भी रखी हैं घर के अंदर, लौकी रखी है, बैंगन रखा हुआ है, भिंडी रखी हुई है, तो इनको मिलाकर मेरा आज का कार्ब्स का गोल पूरा हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज़ को सस्टेन रखूं तो मुझे लगता है कि नेचुरली भी हम लोग एक अच्छी बॉडी बना पाएंगे। तो अब मैं लगता हूँ काम पे, मिलता हूँ आपसे कल, बाय।